हेलो एवरीवन। बायोलॉजी के सेगमेंट के अंदर जो हमारे कुछ चैप्टर्स हम कर रहे थे, जिसके अंदर 3 चैप्टर्स हमारे हो चुके थे और लगभग आई थिंक 4th वाला चैप्टर हमारा चल रहा था, जिसके अंदर एक क्लास हमने लिया था और आई थिंक आज वाली कक्षा के बाद वो चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। सो चौथा चैप्टर है जिसको आज हम शुरू करने जा रहे हैं। शुरू तो आई थिंक कर चुके थे पिछली कक्षा के अंदर, आज उसको फिनिश करेंगे हम। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। पिछली कक्षा के अंदर 3 ग्लैंड्स मैंने आपको पढ़ाई थी, 3 ग्रंथियाँ आपको पढ़ाया था, जिसके अंदर अप्रॉक्सीमेटली 10 के आसपास हार्मोन्स आपने पढ़े थे, उनसे होने वाले डिजीज के बारे में आपने पढ़ा था। तो आज की कक्षा जो हमारी रहेगी, इसके अंदर उसके आगे जो नेक्स्ट हार्मोन्स हैं, नेक्स्ट ग्लैंड्स हमारे हैं, मैंने आपको 10 ग्रंथियाँ बताई थी। सो उसके बाद वाली जो ग्रंथियाँ हैं उनका हम अध्ययन करेंगे। चलिए, 4th ग्लैंड हमारी और 5th वाली, इन दोनों को हम एक साथ ही पढ़ेंगे। 4th एंड 5th, ये 2 ग्लैंड्स हमारे एक साथ हम अध्ययन करेंगे। कौन कौन सी हैं ये? 4th वाले जिसको हम बोलेंगे थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड जिसको हम कहेंगे, यानी आउटू ग्रंथि, आउटू ग्रंथि जिसको कहा जाता है। एंड 5th वन हमारी रहेगी पैराथायरॉइड, पैराथायरॉइड ग्लैंड, जिसको हिंदी में बोला जाएगा परावटु ग्रंथि, परावटु ग्रंथि जिसको कहा जाएगा। सो 2 ग्लैंड्स हैं, दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ी होती हैं, दोनों का हमें अध्ययन करना है। एग्जाम में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका कि जो कंसेप्ट्स हमारे प्रिपेयर किए गए हैं आपको करवाने के लिए, वो इस प्रकार से प्रिपेयर किए गए हैं कि एग्जाम में जहाँ से क्वेश्चन बने। ठीक है, अलग से हम आपको नहीं बताऊंगा कि एक क्वेश्चन ऐसे आया था, एक कैसे आया था। जितनी भी चीज़ें यहाँ पे लिखी होती हैं आपके सामने, आप मान के चलो किसी भी प्रकार से कोई बात आपसे पूछी जा सकती है। सो देखिए, जो थायराइड ग्लैंड जो होती है हमारे गले के अंदर होती है, आप जानते हो ये किस प्रकार की होती है। कुछ कुछ इस प्रकार से होती है। आपके सामने मैं एक शेप बना देता हूँ और अब साइड आपको दे देता हूँ। बिल्कुल एच के आकार के जैसी होती है, इस प्रकार से। सो इसीलिए इसको कहा जाता है एच शेप्ड। ठीक है, एच आकार की ग्लैंड, या इसी को कई बार बटरफ्लाई शेप, बटरफ्लाई शेप या तितली के आकार की भी कहा जाता है। हो सकता है कि आपसे एग्जाम में पूछ ले कि ऐसी कौन सी ग्लैंड होती है जिसका आकार बटरफ्लाई के जैसा होता है, या आपसे पूछ ले एच शेप की ग्लैंड हमारी कौन सी होती है, तो वो होती है थायराइड ग्लैंड। अब पैराथायराइड ग्लैंड जो होती है वो इसी के कॉर्नर्स के ऊपर 2 जोड़े होते हैं, 2 जोड़े होते हैं। थायराइड जो होती है वो 2 होती हैं, पैराथायराइड जो होते हैं 2 जोड़े होते हैं। ठीक है, इसी के किनारों पर होते हैं। सो इनको कहा जाता है परावटु ग्रंथि या पैराथायराइड ग्लैंड, इनको कहा जाता है। अब वो चीज़ें पढ़ते हैं इन सब के बारे में जो एग्जाम में हमसे पूछेगा। एग्जाम में पूछने का मतलब है कि हार्मोन्स के बारे में, कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं, क्या क्या उनका फंक्शन होता है। थायराइड ग्लैंड जो होती है, अगर इसकी बात करें तो मुख्य रूप से 2 हार्मोन्स यहाँ से रिलीज होते हैं। एक होता है आपका जिसको हम कहते हैं थायरोक्सिन हार्मोन। ठीक है, थायरोक्सिन हार्मोन। एंड सेकंड वन जो होता है हार्मोन जो यहाँ से रिलीज होता है, उसको कह सकते हैं हम कैल्सीट्रोनिन, कैल्सीट्रोनिन हार्मोन जिसको कहा जाता है। फर्स्ट वन हार्मोन जो है ये क्या काम करता है? देखिए, 2 मुख्य रूप से फंक्शन होते हैं इसके। एक फंक्शन होता है डाइजेशन, डाइजेशन, डाइजेशन का मतलब होता है पाचन। हमारी बॉडी के अंदर जो फूड हम खाते हैं, आपको पता है कि वो स्टोर हो जाता है हमारी मसल्स और लीवर के पास में। लगभग आधा फूड हमारी मसल्स के पास स्टोर होता है और आधा हमारे लीवर के पास स्टोर होता है। सो अब वो डाइजेस्ट नहीं होगा तो ज़्यादा स्टोर हो जाएगा वहाँ पे, ज़्यादा स्टोर होगा तो मोटापा ज़्यादा होगा। सो डाइजेशन में हेल्प करेगा। अगर ये डाइजेस्ट अच्छे प्रकार से नहीं होगा तो ज़्यादा जमा हो जाएगा वहाँ पे बिना डाइजेस्ट हुए, ज़्यादा जमा होगा तो फैट ज़्यादा बढ़ेगा। ठीक है, और अगर आवश्यकता से ज़्यादा डाइजेस्ट होगा तो ज़्यादा बॉडी पतली हो जाएगी। सो थायरोक्सिन हार्मोन क्या करता है, उसी को कंट्रोल करता है। तो एक डाइजेशन हो गया, और दूसरा किस चीज़ को रेगुलेट करता है? आयोडीन को। ठीक है, आयोडीन की मात्रा जो होती है हमारी बॉडी के अंदर, सो उसको भी रेगुलेट करता है। ये बात आप जानते हो कि अगर हमारी बॉडी के अंदर आयोडीन की मात्रा कम हो जाए तो एक डिजीज, एक बीमारी हो जाती है, जिसको क्या कहा जाता है? गोइटर या घेंगा रोग जिसको कहा जाता है। सो ये क्यों होता है? आयोडीन की कमी अगर हो जाए। अब ये क्वेश्चन आपके लिए छोटा सा छोड़ता हूँ मैं। हमारी बॉडी के अंदर ये तो आपको पता ही है कि आयोडीन होता है, एक क्वांटिटी इसकी रेगुलेट होती है। अब आपको बताना है कमेंट करके कि
जो आयोडीन होता है वो किस फॉर्म में होता है हमारी बॉडी के अंदर, किस कंपाउंड के रूप में हमारी बॉडी के अंदर आयोडीन पाया जाता है। ये तो श्योर है कि अकेला आयोडीन नहीं होता है, वो किसी न किसी के साथ जुड़ा होता है। सो कमेंट करके बताएंगे आप, आपको भी अंदाज़ा लगे कि कितना आप पढ़ रहे हो। ठीक है, चलिए, तो 2 कार्य करता है थायरोक्सिन हार्मोन। अभी हमें कार्य तो पता लग गया, बट हमसे पूछेगा इसकी कमी से या इसके ज़्यादा होने से कौन कौन सी डिजीज होंगी। सो वो देखिए। सो फर्स्ट वन, हाइपोसेक्रेशन। हाइपोसेक्रेशन का मतलब है अगर ये हार्मोन हमारी बॉडी के अंदर कम मात्रा में रिलीज होगा तो क्या होगा। सो अगर हाइपोसेक्रेशन होगा, कम मात्रा में रिलीज होगा, तो डाइजेशन अच्छे से नहीं होगा। डाइजेशन अच्छे से नहीं होगा तो अननेसेसरी जो फैट है वो हमारे स्टोर हो जाएगा बॉडी के अंदर। सो पहली चीज़ क्या होगी, फैट। ठीक है, यानी मोटापा, यानी वेट गेन। फर्स्ट वन प्रॉब्लम तो ये होगी इस हार्मोन के कम रिलीज होने से। दूसरी, कुछ डिजीज़ के नाम आपको बता देता हूँ, जैसे क्रेटिनिज्म। क्रेटिनिज्म या जिसको हिंदी में कहा जाता है जड़ मानवता। जड़ मानवता का मतलब होता है स्टूपिड चाइल्ड, यानी कुछ बच्चे होते हैं जिनमें कम बुद्धि होती है, मोटी बुद्धि वाले बच्चे जो ऐसा बोल सकते हैं, स्टूपिड चाइल्ड बोल दो तो ये क्रेटिनिज्म उसे कहते हैं। या फिर मिक्सोडिमा। मिक्सोडिमा ये डिजीज़ कुछ बीमारियों के नाम हैं जो किससे होती है, इस हार्मोन के कम स्त्रावण से होती है। अब दूसरी बात आती है हाइपर सैक्रेशन। हाइपर सैक्रेशन, हाइपर सैक्रेशन का मतलब है अगर ये हार्मोन ज़्यादा मात्रा में रिलीज होए हमारी बॉडी के अंदर तो क्या होगा। देखो यहाँ पे वेट गेन हो रहा था, यहाँ पे क्या होगा, ज़्यादा आवश्यकता से ज़्यादा डाइजेशन होगा तो वेट लॉस हो जाएगा, बहुत दुबला पतला शरीर हो जाएगा। ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, या इसके अलावा प्लूमर डिजीज या टॉक्सिक गोइटर जिसको कहा जाता है। ठीक है, प्लूमर का रोग या टॉक्सिक गोइटर कहा जाता है। दूसरे नंबर पे ये डिजीज़ भी हो सकती है। इसके अलावा और कौन सी डिजीज़ हो सकती है, एक हो सकती है ग्रेव डिजीज। ग्रेव डिजीज़, ग्रेव का रोग। ग्रेव डिजीज़ क्या होती है, इसके अंदर हमारी आंखें जो होती है ना, बिल्कुल आपने देखा होगा किसी व्यक्ति के अंदर अगर ग्रेव डिजीज़ है तो उसकी आंखों की पुतली बिल्कुल बाहर की तरफ ऐसे निकली हुई आपको महसूस होती है। ठीक है, चलिए, तो ये दोनों चीज़ें बता दी मैंने। अगर कम स्त्रावित होगा तो फैट, क्रेटिनिज्म, मिक्सोडिमा, और अगर ज़्यादा मात्रा में स्त्रावित होगा तो वेट लॉस, प्लूमर डिजीज या टॉक्सिक गोइटर या ग्रेव डिजीज। ये सारी डिजीज बीमारियां आपको हो सकती हैं इसके कम या ज़्यादा स्त्रावित होने से। ठीक है, इसके बाद में अब बात कर लेते हैं जो हमारी अगली ग्लैंड, अगली ग्रंथि जो हमारी है पैराथायरॉयड। लेकिन उस ग्रंथि तक जाने से पहले एक छोटी सी बात आपके सामने, जो दूसरा हार्मोन मैंने बताया था, छोटा सा वर्क, छोटा सा फंक्शन इसका भी होता है, वो भी आपको एक बार मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो देखिए कैल्सिट्रोनिन जो होता है हार्मोन, ये क्या करता है, देखिए कैल्शियम नाम से ही आपको दिख रहा है, यानी कुछ ना कुछ जो होगा वो रिलेटेड होगा कैल्शियम से। सो अब ये किस प्रकार से रिलेटेड करता है। सो हमारे देखिए हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम मुख्य रूप से एक तो ब्लड के अंदर होता है, और दूसरा जो कैल्शियम होता है मुख्य रूप से कहाँ पे होता है, वो बोन्स, अस्थियों के अंदर होता है। हमारी कैल्शियम जो होता है हमारी बॉडी के अंदर वो बोन्स यानी अस्थियों के अंदर होता है, या ब्लड रक्त के अंदर होता है। ये क्या करता है, अगर हमारे ब्लड के अंदर आवश्यकता से ज़्यादा कैल्शियम हो जाए, अगर हमारे ब्लड के अंदर आवश्यकता से ज़्यादा कैल्शियम हो जाए, सो ये हार्मोन क्या करेगा, उस कैल्शियम को किसके पास भेज देता है, हमारी बोन्स, हमारी अस्थियों के पास भेज देता है, जहाँ पर वो कैल्शियम जमा हो जाता है या स्टोर हो जाता है। ठीक है, सो ये काम होता है कैल्सिट्रोनिन का। चलिए अब आते हैं दूसरी जो ग्लैंड इसके साथ ही, पैराथायरॉयड ग्लैंड। सबसे पहले तो आपका कोई भी एग्जाम हो, सभी एग्जाम के लिए रामबाण इलाज एक प्रकार से आप मान लो कि एक ऐसा क्वेश्चन आपको बता देता हूं जो कि पूछने के सबसे ज़्यादा चांस है। वो क्या है, आपसे पूछेगा कि ऐसे कौन सी ग्लैंड होती है जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो हमारी बॉडी के अंदर होती है, पीयूष ग्रंथि, उससे स्वतंत्र कार्य कर सकती है, उससे इंडिपेंडेंट कार्य कर सकती है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है उसको मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, क्योंकि लगभग सभी ग्लैंड्स को कंट्रोल करती है। एग्जामिनर पूछेगा ऐसी कौन सी ग्लैंड होती है जो उस ग्लैंड से स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकती है, सो वो आप याद रखिएगा, पैराथायरॉयड ग्लैंड जो होती है वो पिट्यूटरी से स्वतंत्र होकर अपना कार्य कर सकती है। अब इसे हार्मोन कौन सा रिलीज होता है, सो उसको बोलते हैं पैराथार्मोन। पैराथार्मोन या पैराथायरॉयड हार्मोन इसको आप बोल सकते हो, ये रिलीज होता है। ये करता क्या है, ये जस्ट कैल्सिट्रोनिन जो होता है ना, इसका जस्ट अपोजिट होता है। इसने क्या किया था, कैल्शियम को ब्लड से बोन्स के पास भेजा था। अब ये क्या करेगा, जैसे ब्लड में कैल्शियम बोल दो या फिर फॉस्फोरस भी आप बोल सकते हो, कैल्शियम या फॉस्फोरस, इनमें से
किसी भी चीज़ की अगर ब्लड के अंदर कमी हो गई ना, अगर ब्लड के अंदर कैल्शियम या फॉस्फोरस की कमी हो गई तो ये क्या करेगा, बोन्स जो हमारी है वहाँ से ले लेगा इस कैल्शियम या फॉस्फोरस को और किसके पास भेज देगा, ब्लड के पास। ठीक है, सो किसके पास भेज देगा, ब्लड के पास। ये चीज़ आप याद रखें। अब क्या होगा, अगर इस हार्मोन का हाइपोसेक्रेशन हो, यानी कम मात्रा में अगर ये हार्मोन सेक्रेट होगा तो कौन सी डिजीज होगी, सो उसको बोलते हैं पैराथायरॉयड टिटेनी, पैराथायरॉयड टिटेनी। लेकिन अगर हाइपर सेक्रेशन हो जाए, बहुत ज़्यादा मात्रा में ये हार्मोन स्रावित होगा, तो उसमें भी कौन सी डिजीज होगी, ओस्टियोपोरोसिस, ओस्टियोपोरोसिस नाम की डिजीज होगी हमारी बॉडी के अंदर। सो ये बीमारियों के नाम मैंने बता दिए और हार्मोन्स के बारे में जितनी प्रकार से प्रश्न आपके बन सकते थे वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया, तो इसको आप अच्छे से नोट कीजिएगा। ठीक है, सो इसको एक बार मैं क्लियर कर देता हूँ, इरेज कर देता हूँ। उसके बाद अगली ग्लैंड का हम जिक्र करते हैं। चलिए, इसके बाद अगली जो हमारी ग्लैंड होगी, अब हमारी 5 ग्लैंड ग्रंथियाँ हो चुकी हैं, 6th ग्लैंड यानी ग्रंथि हम पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे, जिसका नाम हमारा रहेगा एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड या बोला जाए तो एड्रिनल ग्रंथि जिसको हम बोलेंगे। ठीक है, ये होती कहाँ पे है, सो ये होती है हमारी किडनी जो होती है उसके जस्ट ऊपर, दोनों किडनीज के जस्ट ऊपर होती है एड्रिनल ग्लैंड। इसी ग्लैंड के कुछ और भी नाम होते हैं। इसी ग्लैंड को हम डू और डाई ग्लैंड भी कहते हैं, या इसी को हम इमरजेंसी ग्लैंड भी कहते हैं। ठीक है, इसी के अलावा या कई बार इस ग्लैंड को बोलते हैं यही नाम डू और डाई या इमरजेंसी, कई बार इससे निकलने वाले हार्मोन को भी ये नाम दे दिया जाता है। ठीक है, सो ये 2 चीज़ तो आप इंपॉर्टेंटली याद रखें, इसको डू और डाई ग्लैंड या इमरजेंसी ग्लैंड भी कहा जाता है। ऐसा क्यों होता है वो सारी सिचुएशंस आपको अभी समझा देता हूँ मैं। ठीक है, देखिए 2 भाग होते हैं इसके, एक होता है बाहर वाला भाग और एक होता है इसके अंदर वाला भाग। अंदर वाला भाग जो होता है उसको मेडुला कहा जाता है, बाहर वाला भाग जो होता है उसको कॉर्टेक्स कहा जाता है। अगर हिंदी में उसको बोलेंगे तो वलकुट कहा जाता है, और इसको अगर बात किया जाए तो पिंड कहा जाता है। ये 2 भाग होते हैं, दोनों जो भाग होते हैं इसके एड्रिनल ग्लैंड के, उनसे अलग अलग प्रकार के हार्मोन्स निकलते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं जो अंदर वाला भाग होता है, मेडुला पार्ट जो हमारा होता है इस ग्लैंड का। ये जो पार्ट है ना, इससे 2 प्रकार के हार्मोन निकलते हैं। एक तो होता है एड्रीनलिन हार्मोन, या इसी को कई बार एपिनेफ्रिन हार्मोन भी कहा जाता है। एड्रीनलिन या एपिनेफ्रिन भी कहा जाता है। एक दूसरा होता है जिसको हम कहते हैं नॉर एड्रीनलिन, नॉर एड्रेनलिन या नॉर एपिनेफ्रिन, दोनों में से कोई भी नाम हम दे सकते हैं इसको। ठीक है, नॉर एड्रेनलिन या नॉर एपिनेफ्रिन इसको नाम दिया जा सकता है। सो ये 2 हार्मोन रिलीज होते हैं। अब जो मैंने बताया था कि इसी ग्लैंड को हम डू और डाई ग्लैंड भी कहते हैं या इमरजेंसी ग्लैंड भी कहते हैं, तो वो कई बार इस हार्मोन को भी कह दिया जाता है डू और डाई हार्मोन या इमरजेंसी हार्मोन, या इसके अलावा इसको और भी 2 नाम होते हैं, 3F हार्मोन या 4S हार्मोन। ये नाम भी इसी को कहा दिया जाता है। ऐसा क्यों होता है, देखो सारी चीज़ें आपको बता देता हूँ। ये जो हार्मोन हमारा होता है ना, एड्रेनलिन हार्मोन जो होता है या एपिनेफ्रिन जिसको हम बोल सकते हैं, ये करता क्या है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है किस चीज़ के लिए, बायोलॉजिकल चेंजेस के लिए। ठीक है, जो बायोलॉजिकल चेंज होते हैं ना, जो जैविक परिवर्तन होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, उन सब के लिए यही जिम्मेदार होता है। कौन कौन से, जैसे कई बार ऐसी सिचुएशन हो जाए कि कंप कपाने लगती है हमारी बॉडी, तो कंप कपाना, ठीक है, या लार सूखना, एकदम से गला सूख जाता है ना कई बार, तो वो सारी सिचुएशन। सो ये जो बायोलॉजिकल चेंज होते हैं ना, डरना, भय होना एकदम से शरीर के अंदर, या कंपन हो जाना, पैदा हो जाना, लार सूखना, गला सूखना, ये सारी चीज़ें जो होती है ना, उसके लिए यही हार्मोन आपका क्या करता है, जिम्मेदार होता है। सो एग्जाम में पूछ सकता है इन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है। देखो क्या होता है कि मान लो कभी ऐसी सिचुएशन हो गई कि आपका झगड़ा होगा किसी से। अब झगड़ा हुआ तो आपने क्या किया, आपको क्या लगेगा, आपको लगेगा भय, फियर। ठीक है, भय लगा। अब भय लगा, आपने देखा कि और कोई ऑप्शन नहीं है,
लड़ाई करनी पड़ेगी। सो आपने उससे क्या किया, आपने जी जान से उससे क्या की, फाइट की। अब मान लो बाई चांस ऐसा हुआ कि फाइट करने के बाद भी आप नहीं रुक पाए, आप कमज़ोर पड़ रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, आपको भय के कारण फ्लाइट भी होना पड़ेगा वहाँ से, हो सकता है आपको भागना पड़े। तो ये तीनों चीज़ें जो होती है ना, इन तीनों चीज़ों को कौन रेगुलेट करता है, यही हार्मोन। तो एफ एफ एफ, फियर फाइट फ्लाइट, इसीलिए इस हार्मोन को क्या कहा जाता है, 3F हार्मोन कहा जाता है, ठीक है। या इस ग्लैंड को क्या कहा जाता है, 3F ग्लैंड। अब 4S जो होता है ना, 4S ग्लैंड तो इसी को कहा जाता है, लेकिन 4S जो ये हार्मोन होता है वो दूसरा होता है। इस हार्मोन को नहीं कहते 4S, इस ग्लैंड को 4S ग्लैंड जरूर कहते हैं, ठीक है। चलिए, अब ये हार्मोन क्या करेगा, नॉर एड्रेनलिन। ये हार्मोन क्या करता है, ये जितने भी चेंज हुए ना हमारी बॉडी के अंदर, इन सबको दोबारा से कहाँ तक लेके आता है, नॉर्मल पोजीशन तक लेकर आता है। जितने भी चेंज हुए उसको बैक टू नॉर्मल, दोबारा सामान्य अवस्था तक लेकर के आता है। तो ये था मेडुला, जो आंतरिक भाग था इस ग्लैंड का, जो कि काम करता है हमारी बॉडी के अंदर। अब दूसरा पार्ट जो इसी हार्मोन का, कॉर्टेक्स या वल्कुट, जो कि बाहरी भाग होता है, इससे क्या होता है, इससे भी कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं, ठीक है। जैसे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड, या फिर एक तीसरा और एंड्रोजन। ये 3 प्रकार के हार्मोन होते हैं जो कि रिलीज होते हैं इससे। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स क्या करता है, ये रेगुलेट करता है एक तो शुगर की मात्रा को, ठीक है, और दूसरा स्ट्रेस की मात्रा को, तनाव, हमारी बॉडी के तनाव जो होता है, स्ट्रेस होता है उसको, और शुगर। ये क्या करता है, ये साल्ट, लवण की मात्रा को नियंत्रित करता है, और ये सेक्स यानी उत्तेजना जो हमारी बॉडी के अंदर होती है उसको रेगुलेट करता है, उसके लिए जिम्मेदार होता है। सो देखिए, चारों चीज़ें ऐसे से शुरू होती हैं, इसीलिए इस ग्लैंड को क्या कहा जाता है, 4S ग्लैंड, या फिर जो बाहरी भाग होता है, कॉर्टेक्स भाग जो होता है, इसको 4S पार्ट बोल देते हैं इसके अंदर। सो मेनली क्या होता है, बस आप इतना याद रखें कि इस ग्लैंड को इमरजेंसी ग्लैंड, डू और डाई ग्लैंड, 3F ग्लैंड, 4S ग्लैंड कहा जाता है, ठीक है। क्यों कहा जाता है वो सारा रीजन मैंने आपको बता दिया। क्लियर हुई बात यहाँ तक। चलिए, इसके बाद एक ग्लैंड छोटी सी हमारी और है, 7 नंबर, जिसको हम बोलते हैं थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड जो होती है, ये चेस्ट में होती है, यानी हमारे हार्ट से जस्ट थोड़ी सी ऊपर होती है। ये काम क्या करती है, ये हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडी बढ़ाती है। एंटीबॉडी का मतलब प्रतिरक्षी पदार्थों को बढ़ाती है, ताकि बीमारियों से लड़ने में हमारी सहायता हो सके, ठीक है। यानी कि ये ग्लैंड जिसके अंदर जितनी ज़्यादा होगी, बड़ी होगी, ज़्यादा एक्टिव होगी, उसको उतनी ही कम बीमारियां लगेंगी। इसके बारे में एक चीज़ आपको याद रखना है कि जब चाइल्ड होता है, छोटा सा बच्चा होता है, सो उसके अंदर ये जो ग्लैंड होती है 10 से 12 ग्राम की होती है। जैसे जैसे अडल्ट होता है कोई भी पर्सन, कोई बच्चा, सो उसके अंदर ये ग्लैंड जो होती है वो 20 से 30 ग्राम के आसपास तक होती है। और जैसे ही जैसे आप वृद्ध एज के अंदर आ जाते हो, काफ़ी ज़्यादा एज हो जाती है, बुढ़ापे की उम्र हो जाती है, उस टाइम पे ये जो ग्लैंड होती है ना, ये 3 से 6 ग्राम के आसपास तक रह जाती है। सो आप देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा जो रोगों से लड़ने की क्षमता होती है वो अडल्ट के अंदर होती है, क्योंकि थाइमस ग्लैंड जो होती है उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती है। और ये थाइमस ग्लैंड क्या करती है, ये टी लिम्फोसाइट होती हैं, टी लिम्फोसाइट, इनका निर्माण को बढ़ाती हैं। एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि देखो लिम्फोसाइट क्या होती है, वो ब्लड के अंदर मैंने आपको बताया था अच्छे से, अगर नहीं आपने देखा तो उसको दोबारा से देखो। सो टी लिम्फोसाइट होती हैं, सेल्स, कोशिकाएं होती हैं, उनके निर्माण को बढ़ाती हैं। और टी लिम्फोसाइट हमारी बॉडी के अंदर बढ़ेंगी तो आपको पता है कि रोगों से लड़ने की क्षमता भी हमारी बॉडी की बढ़ेगी। सो वो सब किसके द्वारा होल्ड होता है, इस थाइमस ग्लैंड के द्वारा। चलिए, तो 7 ग्रंथियाँ हमारी हो गई, 3 ग्लैंड्स हमारी और बची हैं। सो इसको रेज करता हूँ मैं, और उसके बाद उनको पढ़ना शुरू करते हैं। चलिए, इसके बाद अगली हमारी ग्लैंड नंबर 8 जिसकी हम बात करें, सो वो होती है पैनक्रियाज। पैनक्रियाज या इसी को बोला जाता है अग्नाशय, ठीक है। पैनक्रियाज या अग्नाशय। पैनक्रियाज जो ग्लैंड होती है हमारी, ये खुद ही एक हमारी बॉडी का एक ऑर्गन होता है, एक अंग होता है हमारी बॉडी के अंदर, आप जानते हो। और ये जो होती है ये एंडोक्राइन भी होती है और एक्जोक्राइन भी, इसीलिए इसको मिक्स्ड ग्लैंड भी कहा जाता है, ठीक है। इसी को मिश्रित ग्रंथि भी कहा जाता है, क्योंकि ये अंतःस्रावी भी होती है और बाह्यस्रावी भी। ऐसा क्यों होती है, क्योंकि इससे
जूस यानी एंजाइम्स भी रिलीज होते हैं और कुछ हार्मोन्स भी इससे रिलीज होते हैं, ठीक है। इसीलिए इसको मिक्स्ड ग्लैंड कहा जाता है। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आपका पूछा गया कि सबसे बड़ी मिक्स्ड ग्लैंड कौन सी होती है, पैनक्रियाज ही होती है। अब देखो क्यों होता है, प्रॉपर्ली समझिए। वैसे पैनक्रियाज जो होता है ना, पैनक्रियाज, इसके बारे में सबसे पहले बताया था लैंगरहैंस ने, ठीक है, लैंगरहैंस ने बताया था इसके बारे में सबसे पहले, याद रखिएगा। अब पैनक्रियाज जो होता है वो 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है, एक अल्फा, एक बीटा, एक डेल्टा, एक एफ सेल, ठीक है। ये जो 3 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं ये अलग अलग प्रकार के हार्मोन को रिलीज करती हैं, इसलिए ये जो भाग होता है ये एंडोक्राइन होता है। और जो एफ सेल होती है जूस यानी एंजाइम को रिलीज करती हैं, इसीलिए इसको एक्सोक्राइन भाग कहा जाता है, बहिर्स्त्रावी भाग कहा जाता है पैनक्रियाज का। तो अंतःस्त्रावी भाग ये 3 कोशिकाएं, बाह्यस्त्रावी भाग ये हो गया, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया एफ सेल जो है ये क्या करती हैं, ये जूस यानी रस का स्त्राव करती हैं। और इसके बारे में आप पढ़ोगे, इस जूस के बारे में, डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र के अंदर। अल्फा सेल जो होती हैं ये भी एक हार्मोन को रिलीज करती हैं जिसको हम कहते हैं ग्लूकागोन हार्मोन, ठीक है। बीटा सेल जो है ये क्या करती हैं, ये भी एक हार्मोन को रिलीज करती हैं जिसका नाम होता है इंसुलिन हार्मोन। और ये क्या करते हैं, इससे जो एक हार्मोन रिलीज होता है उसको कहा जाता है सोमैटोस्टेटिन हार्मोन। सोमैटोस्टेटिन हार्मोन होता है, ठीक है, जिसको रिलीज करती हैं। ग्लूकागोन हार्मोन जो है ना, वैसे इसकी डिस्कवरी किसने की थी ये आपको याद रखिएगा। इसकी डिस्कवरी क्या था, किम्बल एंड मर्लिन ने, किम्बल एंड मर्लिन ने। एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। करता क्या है ये हार्मोन, देखिए आपको पता है कि हमारे जो हमने खाना खाया उसका डाइजेशन होने के बाद हमारी बॉडी के अंदर वो खाना स्टोर होता है, किस रूप में स्टोर होता है, वो स्टोर होता है ग्लाइकोजन के रूप में। तो वो जो ग्लाइकोजन है उसको ये हार्मोन क्या करता है, ये बदल देता है किसके अंदर, ग्लूकोज के अंदर। तो याद रखिएगा हमारे ब्लड के अंदर जैसे ग्लूकोज की कमी होगी तो ये हार्मोन क्या करेगा, उस ग्लाइकोजन को बदल देता है ग्लूकोज के अंदर, ताकि हमारी बॉडी को एनर्जी बन सके या बॉडी की जो भी आवश्यकताएं हैं ग्लूकोज से जो पूरी होती हैं वो सारी की सारी पूरी हो सकें, ठीक है। चलिए ये फर्स्ट हार्मोन हो गया। अब इंसुलिन हार्मोन क्या करता है या इसकी डिस्कवरी किसने किया था, सो इसकी डिस्कवरी किया था बेंटिंग एंड बेस्ट, इन्होंने डिस्कवर किया था इस हार्मोन को। और याद रखिएगा जो इंसुलिन हार्मोन होता है इसके हार्मोन के अंदर एक एलिमेंट पाया जाता है जिंक, ये भी आपको याद रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। काम क्या करता है ये हार्मोन क्या करेगा, इसका जस्ट अपोजिट। हमारे ब्लड के अंदर अगर ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा हो जाए तो उसको वापस क्या करता है, किस में चेंज कर देता है, ग्लाइकोजन में बदल देता है। कई बार आपने देखा होगा कि डायबिटीज जिसको होती है उसको इंसुलिन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं, क्यों, क्योंकि उनकी बॉडी के अंदर, उनके ब्लड के अंदर जो है एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है उसको बदला जाता है किसके अंदर, ग्लाइकोजन के अंदर, ठीक है। क्योंकि इंसुलिन की कमी होती है बॉडी के अंदर तो आर्टिफिशियली उनको बाहर से इंसुलिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं। सोमैटोस्टेटिन हार्मोन है, ये क्या करता है, ये रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है किसको, BMR का मतलब होता है बसल मेटाबॉलिक रेट। हिंदी में अगर इसको बोला जाए इसको कहा जाता है आधार उपापचयी दर। आधार उपापचयी दर का मतलब होता है कि हमारी बॉडी के अंदर कितने समय में कितने भोजन का डाइजेशन करना है। एक रेट फिक्स होती है, ऐसा नहीं कि आपने खाना खाया खाते ही साथ तुरंत वो डाइजेस्ट हो गया। एक रेट फिक्स होती है कि इतने समय में इतने भोजन का डाइजेस्ट करना है, फिर अगले इतने समय में इतने भोजन को डाइजेस्ट करना है। तो जो रेट होती है भोजन को डाइजेस्ट करने की, खाने को पाचित करने की, वो मेंटेन करके रखता कौन, ये हार्मोन। चलिए एक आपकी लास्ट बात इसके अंदर, ये जो तीनों कोशिकाएं होती हैं इनका जो ग्रुप होता है इनको कहा जाता है आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं कहा जाता है, क्योंकि इनके बारे में किसने बताया था, लैंगरहैंस ने बताया था। इसलिए इन तीनों कोशिकाओं के ग्रुप को कहा जाता है आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस या लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं। दैट्स इट। सो ये हमारी अगली ग्लैंड थी जिसको हमने कहा पैनक्रियाज अग्नाशय, जो मिश्रित ग्रंथि थी, इससे निकलने वाले सारे हार्मोन्स के बारे में हमने पढ़ा। अब इसके बाद अगली एक छोटी सी ग्लैंड है जिसके बारे में हो सकता है कभी एग्जाम में बन जाए, जिसको हम बोलेंगे ड्यूओडिनम ग्लैंड। ये होती कहाँ पे, देखो ड्यूओडिनम या जो ग्रहणी जो भाग होता है, आप जानते हैं कि ये जो भाग है ये आपका छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है, तो वहीं पे ये ग्लैंड होती है। इनसे एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम होता है सेक्रेटिन
उस हार्मोन का नाम होता है। ये हार्मोन करता क्या है, देखिए मुख्य रूप से दो कार्य करता है। एक तो जो मैंने आपको ऊपर बताया था कि पैनक्रियाज से जो जूस निकलता है, जो पैनक्रियाटिक जूस निकलता है, उसको निकलने के लिए क्या करता है, ये स्टिमुलेट करता है, यानी प्रेरित करता है, यानी ये बोलता है कि भाई इस जूस को रिलीज किया जाए। यानी ये जो हार्मोन है ये पैनक्रियाज को बोलता है कि तुम अपने जूस को सेक्रेट करो, निकालो वहाँ से। दूसरा काम क्या करता है, अब जो आपकी गैस्ट्रिक ग्लैंड होती हैं, जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर आप पढ़ोगे, जठर ग्रंथियाँ होती हैं जो हमारे आमाशय के अंदर होती हैं, ठीक है, हमारे पेट जो होता है उसके अंदर आमाशय जो है वहाँ पे होती है, स्टोमक के अंदर। सो वहाँ से गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होती है ना, इनसे भी एक जूस निकलता है जिसको गैस्ट्रिक जूस बोलते हैं। उसको रिलीज अगर वो हो रहा है और आवश्यकता से ज़्यादा रिलीज हो रहा है तो उसके ऊपर क्या लगाती हैं, रोक लगाती हैं कि आवश्यकता से ज़्यादा वो रिलीज ना हो। यानी जो गैस्ट्रिक जूस के सेक्रेशन को तो कम करती हैं और पैनक्रियाटिक जूस जो होता है उसको बढ़ाती है मात्रा को। तो दोनों चीज़ें आप याद रखिएगा कि जो ड्यूोडेनम ग्लैंड से जो सेक्रेटिन निकलता है हार्मोन, वो दो काम करता है, पैनक्रियाटिक जूस की मात्रा को बढ़ाता है और गैस्ट्रिक जूस की मात्रा को कम करता है। दैट्स इट। सो ये हमारी ग्लैंड हो गई है 9। एक लास्ट ग्लैंड जिसके बाद हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। इसको एक बार मैं इरेज कर देता हूँ यहाँ से। चलिए, इसके बाद लास्ट हमारी ग्लैंड, और जिसके बाद ये चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ग्लैंड नंबर 10, जिसका हमारा नाम होगा गोनेड्स। गोनेड्स या इन्हीं को कहा जाता है जनन ग्रंथियाँ, ठीक है, जनन ग्रंथियाँ इनको कहा जाता है। इंटेस्टाइन से नीचे होती हैं हमारी बॉडी के अंदर। सो देखिए, मेल्स एंड फीमेल्स के अंदर दो अलग अलग नाम आपको देखने को मिलेंगे, मेल्स एंड फीमेल्स, यानी नर व मादा, दोनों के अंदर अलग अलग ग्लैंड्स होती हैं, ये ग्रंथियाँ होती हैं। सबसे फर्स्ट वन, मेल्स के अंदर अगर बात किया जाए तो उसको कहा जाता है टेस्टिस, ठीक है, टेस्टिस उसको कहा जाता है, वृषण कहा जाता है इस ग्लैंड को। ये कार्य क्या होता है इनका कार्य होता है, एक हार्मोन होता है जिसका पहले भी मैं जिक्र कर चुका, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है। सो इस हार्मोन का जो निर्माण है, जो उत्पादन है, वो इसी ग्लैंड के द्वारा होता है। और ये हार्मोन करता क्या है वो पहले ही बता चुका, अब दोबारा से बता देता हूँ। ये हार्मोन क्या करता है कि मेल और फीमेल के अंदर देखो कुछ करैक्टर डिफरेंट होते हैं, कुछ करैक्टर ऐसे होते हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि ये यहाँ पे जो है आपके सामने वो मेल है, और कुछ करैक्टर्स ऐसे होते हैं जैसे कि आवाज़ का भारीपन होना, दाढ़ी मूंछ आना, ये सारे कुछ करैक्टर्स होते हैं। सो उन करैक्टर्स को जो ये डिसाइड करते हैं कि वो मेल है फीमेल, उन सभी करैक्टर्स को जो डिसाइड करता है वो आपका यही हार्मोन होता है, ठीक है। सो इसीलिए इसको कहा जाता है पौरुष विकास हार्मोन, ठीक है, पौरुष विकास हार्मोन। तो वो सारे करैक्टर जो ये बताते हैं कि ये मेल है, वो सारे किसके कारण होते हैं, वो टेस्टोस्टेरोन के कारण ही होते हैं। और इसके अलावा जो आपसे थोड़ा सा डीप करके पूछेगा तो आपसे पूछेगा टेस्टिस जो होता है इसके अंदर कोशिकाएं होती हैं, उनका नाम बताओ, ठीक है, तो बता ही देता हूँ आपको। तो लेडिंग की कोशिकाएं होती हैं, ठीक है, टेस्टिस जो होता है इसके अंदर कोशिकाएं जो होती हैं वो क्या कहा जाता है, लेंडिंग या लेडिंग्स की कोशिकाएं होती हैं, ये चीज़ आप याद रखिएगा। फीमेल्स जो होती हैं मादाएं, उनके अंदर जो होता है ये ग्लैंड का नाम, उसको ओवेरी या अंडाशय कहा जाता है। सो ये ग्लैंड का नाम होता है, ग्रंथि होती है। ये ग्लैंड जो होती है इसके दो भाग होते हैं, उन दोनों भागों का नाम क्या होता है वो देखिए। एक होती है थीका इंटरना कोशिका, थीका इंटरना कोशिकाएं या थीका इंटरना सेल जिनको कहा जाता है, और दूसरे भाग को कहा जाता है कॉर्पस लूटियम, कॉर्पस लूटियंस या लूटियम कहा जाता है। ये दो भाग होते हैं, इनका कार्य क्या होता है, दोनों का कार्य अलग होता है। जो थीका इंटरना कोशिकाएं होती हैं, जो ये भाग होता है ओवेरी अंडाशय का, वो क्या करता है, वो एक हार्मोन को रिलीज करता है जिसका नाम क्या होता है, जिसको कहा जाता है एस्ट्रोजन, ठीक है, एस्ट्रोजन हार्मोन होता है। और एस्ट्रोजन हार्मोन के बारे में आपको बता चुका, ये वो हार्मोन है जो सारे के सारे वो करैक्टर को विकास करता है जो यह बताते हैं कि आपके सामने जो है वो कौन है, फीमेल, यानी फीमेल करैक्टर जितने भी होते हैं उन सभी का विकास यही करता है। सो इसको कहा जा सकता है नारी विकास हार्मोन, इसको कहा जाता है, ठीक है। कॉर्पस लूटियंस जो है, यहाँ से दो प्रकार के हार्मोन्स रिलीज होते हैं। एक तो होता है आपका प्रोजेस्ट्रॉन जिसको कहा जाता है प्रोजेस्ट्रॉन, और दूसरा होता है रिलैक्सिन।
प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या होता है इसके बारे में आप याद रखिएगा। सबसे पहले जो हेल्प करता है वो हेल्प करता है ये गर्भ धारण के लिए, ठीक है। गर्भ धारण करने के लिए ये हार्मोन बहुत ज़रूरी होता है। ये हार्मोन क्या करता है, जो नई सेल्स उस टाइम पे बन रही होती है, नई फॉलाइकल्स जो बन रहे होते हैं उनको रोक देता है, जिससे क्या होता है गर्भ धारण करने में आसानी होती है। जो रिलैक्सिन हार्मोन होता है, रिलैक्सिन हार्मोन क्या करता है, जैसा कि मैंने पीछे आपको एक हार्मोन बताया था, आई थिंक ऑक्सीटोसिन मैंने आपको बताया था। ऑक्सीटोसिन के बारे में आपको बताया था कि ये हार्मोन करेगा क्या, ये जो प्रसव पीड़ा होती है डिलीवरी के टाइम पे क्या करता है ये हार्मोन जो यूट्रस होता है उसको संकुचित करके रखता है, कंप्रेस करके रखता है, ताकि आवश्यकता से ज़्यादा न फैल पाए वो। लेकिन ये क्या करेगा, ये यूट्रस के साइज़ को बढ़ाता है, ठीक है, ताकि क्या हो, पेन से रिलीफ मिल सके। पेन जो होता है उस पेन से रिलीफ दिलाने के लिए क्या करता है, रिलैक्सिन हार्मोन रिलैक्स करता, फैलाता है किसको, यूट्रस को, ताकि पेन कम हो सके, ठीक है। तो दोनों अपोजिट काम करते हैं, ऑक्सीटोसिन और रिलैक्सिन, ये चीज़ें आप याद रखिएगा। और इसी के साथ ही ये जो आपका चैप्टर है ये कंप्लीट होता है। ग्लैंड्स वाला 10 ग्लैंड्स और अप्रोक्सीमेटली 20-22 हार्मोन मैंने आपको करवाए हैं। इनको अच्छी प्रकार से आप रिवाइज कीजिएगा। किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो सो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।